सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का स्मरण करते हुए आज हम वास्तु की कक्षा, जिसमें ग्रह प्रारंभ मुहूर्त का वर्णन किया जा रहा है, आज पुनः प्रारंभ करते हैं। पुष्पांजलि वास्तुकल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने अपनी राशि के अनुसार कौन सा ग्रह प्रवेश के लिए या ग्रह आरंभ के लिए महीना शुभ होता है, यह आपने जाना। जो महीना होता है वो आपकी जो जन्म राशि है उसके सूर्यदेव से तीसरे या छठवें या 10वें या 11वें इस प्रकार से सूर्य की राशि देखते हैं आपकी जन्म राशि से। इसके बाद में जो चैत्र आदि चंद्रमास हैं उनसे उन मासों में ग्रह प्रारंभ करने पर क्या फल मिलता है, इसका आपने अध्ययन किया। आज हम सूर्यदेव जिस राशि में रहते हैं उस सौर मास के हिसाब से ग्रह आरंभ करने पर कौन सा फल मिलता है, क्या फल मिलता है, उसका यहाँ पे विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर आप देखिए सारणी में कि सौर मासों का फल। यदि सूर्य भगवान मेष राशि में रहते हैं उस समय पर यदि ग्रह आरंभ होता है तो शुभ फलदायक होता है। यदि वृष राशि के सूर्य हों तो उस समय ग्रह आरंभ करने पर धन की वृद्धि का योग कहा गया है। मिथुन राशि में मृत्यु कारक योग है। कर्क राशि में यदि ग्रह प्रारंभ करते हैं, जिस समय पे सूर्य भगवान कर्क राशि में हों उस समय पे यदि ग्रह प्रारंभ करते हैं तो वह घर हमारे लिए शुभदायक होता है। इसके बाद में यदि सूर्यदेव सिंह राशि में हों उस समय यदि हम ग्रह प्रारंभ करते हैं तो नौकर चाकर की वृद्धि होती है। स्वाभाविक बात है कि नौकर चाकर वही होते हैं जो धनवान होते हैं, तो यानी धन की वृद्धि होती है। कन्या की राशि में यदि सूर्य रहते हैं तो रोग कारक होते हैं, और यदि तुला राशि में सूर्य रहते हैं जिसमें ग्रह आरंभ कर रहे हैं उस समय यदि तुला राशि में हैं तो गृह निर्माणकर्ता के लिए वो सुखदायक होते हैं, सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि में यदि सूर्य रहते हैं तो धन और धान्य की प्राप्ति होती है। धान्य का अर्थ है अनाज। प्राचीन काल में चूँकि कृषि व्यवस्था में जिनके पास अधिक अनाज पैदा हुआ करता था वो धनवान ही कहलाते थे। इसके बाद में यदि धनु राशि के सूर्य चल रहे हों उस समय पे यदि ग्रह आरंभ किया जाए तो महाहानि माने मेजर लॉसेस, बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। यदि सूर्यदेव मकर राशि में चल रहे हों उस समय पर यदि ग्रह आरंभ करते हैं तो धन का लाभ कहा गया है। यदि सूर्यदेव कुंभ राशि में चल रहे हों तो उस समय यदि ग्रह का आरंभ करते हैं तो रत्नों का लाभ होता है। रत्न भी एक प्रकार का धन ही है। यदि मीन राशि के सूर्य हों उस समय पर यदि ग्रह प्रारंभ करते हैं तो दुस्वप्न माने उनके मन में चिंताएं हमेशा लगी रहती हैं। खराब स्वप्न आने का तात्पर्य यही है कि मन में हमेशा चिंताएं लगी रहती हैं। जैसे मिथुन, कन्या और धनु, ये दो राशि छोड़कर के राशियां हैं, और मीन, इस प्रकार से जो द्विस्वभाव राशियां हैं इनको द्विस्वभाव राशियां बोलते हैं। इन राशियों में जब सूर्य रहते हैं तब ग्रह प्रारंभ करना अशुभ माना गया है, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस करके स्थान चिन्ह किया गया है। और जिन सूर्य के मासों में ग्रह प्रारंभ शुभ होता है उनके लिए राइट का निशान यानी चिन्ह लगाया गया है। चूँकि कल की कक्षा में हमने सूर्य की राशि को ये कहा था कि आपकी जन्म राशि से सूर्य
यदि तीसरे छठवें 10वें 11वें हैं तब आपके लिए ग्रहारंभ शुभ होता है। और ग्रहारंभ के जो मास हैं वो बताए थे बैसाख, आषाढ़, कार्तिक, श्रावण, अगहन, पौष, माघ और फागुन। इसमें से आषाढ़ और माघ को छोड़ा गया था, कुछ जगह पे पौष को भी छोड़ा गया है। तो शुद्ध मास जो बचते हैं, चंद्रमास हैं जो शुद्ध हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला है बैसाख, दूसरा है श्रावण, तीसरा है कार्तिक, चौथा है अगहन और पांचवा है फाल्गुन। पौष को भी लिया जा सकता है यदि सूर्यदेव उस समय पर मकर राशि में हो तो। इस प्रकार से ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने को सूर्य की राशि के साथ में जब अपन कॉम्बिनेशन करेंगे कि जिस समय सूर्य शुभ हो और जिस समय चंद्रमास भी शुभ हो, यानी चंद्रमा के अनुसार जो महीना है वो भी शुभ हो, उस समय के जो शुभ काल है उसमें ग्रह आरंभ करना उचित होगा। यहाँ पर हम एक उदाहरण दे के समझाते हैं कि सन 2021 में सूर्यदेव 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर के बाद चलते और 16 नवंबर को तुला राशि पार करके और वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। जबकि श्रावण मास 21 अक्टूबर, क्षमा करें, जबकि कार्तिक मास 21 अक्टूबर को प्रारंभ होगा और 19 नवंबर तक चलेगा। तो यहाँ पर हमने जो नीचे स्केल बनाया है ये मान लीजिए कि महीने का स्केल है। यहाँ पर अक्टूबर जो महीना है उसकी 1 तारीख है, यहाँ पर अक्टूबर महीने की 31 तारीख है। इसके बाद में ये महीना नवंबर का महीना है, इस नवंबर के महीने में ये 1 तारीख है और ये 30 नवंबर यानी 30 तारीख है। तो इस स्केल के ऊपर आप देखिएगा कि तुला राशि में सूर्यदेव 17 अक्टूबर को प्रवेश कर रहे हैं और ये 16 नवंबर तक रहेंगे। जबकि कार्तिक मास 21 अक्टूबर को यानी 17 अक्टूबर के 4 दिन बाद में कार्तिक मास प्रारंभ होगा और जो कि 19 नवंबर तक चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तुला के जो सूर्य हैं वो हमारी इस सूची में, देखिए इस सूची में सुखदायक हैं। तुला के सूर्य इस सूची में सुखदायक हैं और जो कार्तिक मास है ये कार्तिक मास धनदायक है, कार्तिक मास धनदायक है और तुला के सूर्य क्या है, सुखदायक हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जिस समय पे तुला के सूर्य हों और कार्तिक महीना चल रहा हो उस पीरियड में ही ग्रह आरंभ करेंगे। तो ये पीरियड क्या होगा, 21 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का जो अवधि है, ये जो अवधि है ये कॉमन अवधि है। ये कॉमन कैसे हुआ, इस समय पे तुला राशि के सूर्य भी हैं और कार्तिक मास भी है। तो जबकि कार्तिक मास 17 अक्टूबर को यानी 4 दिन पहले, क्षमा करें, जबकि कार्तिक मास 21 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है और तुला राशि के सूर्य 4 दिन पहले ही शुरू हो गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 17, 18, 19 और 20 में मुहूर्त नहीं देंगे, क्योंकि 17, 18, 19, 20 तारीख के जो अक्टूबर है उसमें जो है कार्तिक मास नहीं रहेगा, क्योंकि कार्तिक मास 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। तो 4 दिन ये छोड़ देंगे। इसी प्रकार से कार्तिक मास चूँकि 19 नवंबर तक चलेगा, लेकिन 16 नवंबर तक सूर्यदेव तुला राशि में रहेंगे। तो 16 नवंबर के आगे वृश्चिक राशि में सूर्य चले जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के जो सूर्य हैं वो भी ग्रह आरंभ के लिए शुभ हैं। तो ये जो 4 दिन हैं इनको हम ले लेंगे, यानी कि 16 से 19 नवंबर के बीच में भी हम ग्रह प्रारंभ का मुहूर्त दे देंगे, क्योंकि तुला के बाद में वृश्चिक के सूर्य भी शुभ होते हैं। इसके बाद अब जो है जब हमारे महीने का निर्धारण हो गया और समय का निर्धारण हो गया, उसमें यह भी देखें कि उस समय गुरुदेव और शुक्रदेव अस्त न हो, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही ऐसे देव हैं जो सुख और ज्ञान के कारक हैं। इनका उदय रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए ग्रह आरंभ के समय पे और यही ग्रह प्रवेश के समय पर भी
दोनों का उदय होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा ये बलवान हो, बलवान मतलब अस्त ना हो या नीच राशि में ना हो। लेकिन संयोग से गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं तो 1 साल तक नीच राशि में ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम ये जो अवश्य देख लें कि उस समय शुक्रदेव उदय हों, तो दोनों में से कम किसी एक का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। अब गोचर बल की बात करते हैं। तो चूँकि सूर्य का जो गोचर है वो अत्यंत प्रधान है, तो जो जातक हैं जिनके नाम से मकान बन रहा है या जो पूजन में बैठने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सूर्य का गोचर शुभ होना चाहिए और चंद्रमा का गोचर भी शुभ होना चाहिए। ये सभी जातकों के लिए हैं, जितने प्रकार के भी जातक हैं उनके लिए जो है सूर्य चंद्रमा का गोचर शुभ होना चाहिए। लेकिन कुछ विशेष जातक जिनका विशेष व्यवसाय है, जिनका विशेष कार्य है या जिनकी विशेष वृत्ति है, उस वृत्ति के अनुसार भी ज्योतिष शास्त्र में उस समय का गोचर बल कहा गया है। इसका यहाँ पर हम वर्णन करते हैं कि जो लोग शिक्षा या बौद्धिक या मार्गदर्शन कार्य, किसी का मार्गदर्शन कार्य कर रहे हैं, वो जो है हमेशा गुरु और शुक्र का बल देखें। यानी कि कुंडली में उनके गोचर में गुरु और शुक्र दोनों अच्छे चल रहे हों, और दोनों यदि शुभ नहीं है तो कम से कम एक तो शुभ हो ही। यदि दोनों अशुभ हो तो उस समय पे जो है उनको ग्रह आरंभ नहीं करना चाहिए। इसके बाद में जिनकी वृत्ति खेती किसानी या व्यवसाय है, उनके लिए यह देखना चाहिए कि ग्रह प्रारंभ के समय पे बुध का जो गोचर है वो शुभ हो, क्योंकि बुध व्यवसाय का कारक है। इसलिए कारक ग्रह जो होता है उसका जो है उस समय पे ताकतवर होना यानी प्रबल होना, बली होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद में जिनका जो कार्य है वो साहसिक कार्य है, साहसिक कार्य है, तो ऐसे कार्यों में जैसे जो पुलिस में है या सेना में है या अन्य प्रकार के विशेष प्रकार के जो साहसिक कार्य हैं, एडवेंचर कार्य हैं, एडवेंचर भी साहसिक कार्य है, तो ऐसे लोगों को मंगल का बली होना बहुत ज़रूरी है। उस समय गृह निर्माण करें। जो सर्विस क्लास हैं, किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा या अर्धशासकीय सेवा या प्राइवेट किसी प्रकार के भी सर्विस करते हैं वो, और इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता। आजकल सर्विस प्रोवाइडर एक विशेष प्रकार का संस्थाएं डेवलप हुई हैं, पूरे विश्व में हैं, भारत में भी सर्विस प्रोवाइडर डेवलप हो चुके हैं। तो उनको जो है ये देखना चाहिए कि ग्रह आरंभ के समय पे शनि महाराज बलवान हों। और जैसा कि पहले कहा है, शुरू में कहा है कि सूर्य और चंद्रमा सभी के लिए बलवान होना चाहिए। और यदि इन चारों में से शिक्षा से लेकर के ये चारों जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को तब भी कोई बलवान नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम सूर्य और चंद्रमा बलवान तो उनको देख ही लेना चाहिए। यदि सूर्य और चंद्रमा बलवान नहीं मिल रहे हैं गोचर में, तब तो उस महीने में या उस अवधि में ग्रह आरंभ नहीं ही करना है। क्योंकि सूर्य भगवान हर महीने राशि चेंज करते हैं, तो हमारे लिए फिर कुछ महीनों का इंतजार करके जब सूर्य भगवान हमारे प्रबल हो जाएं, तभी हमें ऐसे ग्रह प्रारंभ करना है। मुहूर्त का ज्ञान होने के बाद में अब हम सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं उस दिन खात या नींव की जो खुदाई है वो किस दिशा में करना है। इसके लिए हम यहाँ पर स्केच बना करके विशेष रूप से वर्णन करते हैं। चित्र देखिए, ये आपका प्लॉट है। इस प्लॉट में यहाँ पर ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो पूर्व और उत्तर के बीच में
जो कोण होता है वो ईशान कोण कहलाता है। पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण कहलाता है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण कहलाता है। और उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण कहलाता है। आजकल ईशान की बजाय साधारण लोग अंग्रेजी ज़्यादा बोलने लगे हैं, तो अंग्रेजी में वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार हिंदी में समझ नहीं पाते हैं। तो पूर्व को ईस्ट बोलते हैं ई, ईशान को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं एन ई, उत्तर माने एन, वायव्य मतलब पश्चिम और नॉर्थ का कॉर्नर है तो डब्ल्यू एन, या एन डब्ल्यू भी कह सकते हैं। इसके बाद में वेस्ट, वेस्ट के बाद में साउथ वेस्ट, ये साउथ, और ये एस ई साउथ ईस्ट। अब कई बार हम ईशान और उत्तर कहने की जगह शॉर्ट में जो है आपको एन ई एस ई भी कह सकते हैं। तो सूर्यदेव जिस समय पे वृष, मिथुन और कर्क राशि में रहते हैं, कहाँ पर? वृष, मिथुन और कर्क राशि में रहते हैं, उस समय पे उनका जो मुंह है वो आग्नेय कोण में रहता है। ये देखिए, ये सर्प है। तो जिस समय पे सूर्यदेव कहाँ रहते हैं? वृष, मिथुन और कर्क। यहाँ पर हमने वृष, मिथुन, कर्क को 2, 3, 4 अंक दे दिए हैं, क्योंकि मेष राशि का अंक 1 है और मीन राशि का अंक 12 है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि जिस समय सूर्यदेव वृष, मिथुन और कर्क में रहते हों, उस समय पे उनका जो अग्रभाग है, मुख है, वो आग्नेय में रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे 4 कोने हैं, एन ई, एस ई, एस डब्ल्यू और एन डब्ल्यू। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा एस डब्ल्यू ये खाली है, तो आप जो है न्यू की खुदाई कहाँ से करेंगे? एस डब्ल्यू से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो सर्प का सिर डैमेज हो रहा है, क्योंकि खुदाई करने पर ऐसी कल्पना की गई है कि डैमेज होता है, ना ईशान कोण में उनका पेट डैमेज हो रहा है और ना ही उनकी पूंछ डैमेज हो रही है। तो ये जो स्थान खाली है एस डब्ल्यू, यहाँ पर हम जो है खुदाई प्रारंभ करेंगे। कब? जिस समय पर सूर्यदेव वृष, मिथुन और कर्क राशि में हों। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चूंकि कर्क के बाद में कौन सी राशि आती है? सिंह, कन्या और तुला। तो जिस समय पे सूर्यदेव सिंह, कन्या और तुला में रहते हैं, तो राहु इस प्रकार से घूम जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे राहु कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इनका जो मुंह है वो यहाँ पर जब सिंह राशि में सूर्य हो, कन्या राशि में सूर्य हो और तुला राशि में जिस समय सूर्य हो, उस समय पे इनका मुंह कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और ये पेट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और पूंछ कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। ठीक है। इस चित्र को हम देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, इनका जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब इस चित्र को मैं दोबारा बनाता हूँ। पहले यहाँ पर मुख था, अब चूंकि सिंह और कन्या तुला राशि की बात कर रहे हैं तो इनका मुख कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया।
ठीक है, ये यहाँ पर मुख आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आग्नेय कोण खाली रह गया। तो जब सूर्यदेव सिंह, कन्या और तुला में हो तो आग्नेय कोण खाली होने के कारण से सबसे पहला जो गैंती का प्रहार है, यानी कि जो भी मशीन से आप गड्ढा कर रहे हैं, नींव खोद रहे हैं, उसका पहला प्रहार कहाँ पड़ना चाहिए, आग्नेय कोण में पड़ना चाहिए। ठीक है, इसी क्रम से अब चूंकि तुला के बाद में वृश्चिक, धनु और मकर, इन राशियों में यदि सूर्यदेव रहते हैं, देखिए अपन क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो वृश्चिक, धनु, मकर में जिस समय सूर्यदेव रहते हैं तो उस समय फिर क्या होगा, ये राहु है जो सर्प है, इसका मुंह यहाँ आ जाएगा और पेट यहाँ आ जाएगा और पूंछ कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए नया चित्र क्या होगा, अब क्या होगा कि अब जो है सर्प का जो मुंह है, सर्प का जो मुंह है वो यहाँ आ गया और आग्नेय में पूंछ आ गई। तो अब कौन सा स्थान खाली बचा, ईशान कोण। तो जिस समय सूर्यदेव वृश्चिक, धनु और मकर राशि में चल रहे हों उस समय पे हमारे लिए ईशान कोण से खात प्रारंभ करना चाहिए, नींव का प्रारंभ खुदाई ईशान कोण से करना चाहिए। अब इसी प्रकार से फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो जिस समय पे इसके आगे, मकर के आगे कुंभ, मीन और मेष, इन कुंभ, मीन, मेष राशियों में यदि सूर्य भगवान चल रहे हों तो उस समय पे ये और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो ये पूंछ यहाँ आ जाएगी, मुख यहाँ आ जाएगा, तो जो वायव्य कोण है ये खाली रह जाएगा। ये यहाँ पे मुंह आ गया तो ये वायव्य कोण खाली आ गया। तो आप स्पष्ट हो गया कि खात की दिशा जो है, जिस समय पे सूर्यदेव कुंभ, मीन और मेष राशि में हो उस समय पे वायव्य दिशा में खात का प्रारंभ करना चाहिए। पुनः अगली कक्षा में आपको हम ग्रह आरंभ करते समय किन किन पूजन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसका विस्तृत वर्णन करेंगे, और उन पूजन सामग्रियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पूजन सामग्रियां हैं उनकी भी लिस्ट हम आपको पृथक से प्रदान करेंगे, और उनकी क्या विशेषता है, उनकी क्या आवश्यकता है, उनका क्या महत्व है, ये भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आमतौर पर सामान्य जनमानस को सही पूजा किस प्रकार से होना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। सामान्य तौर पर लोग क्या समझते हैं कि वहाँ पर गए, 5 ईंटों को जो है हमने ऐसे चंदन, अक्षत, कुमकुम लगाया और इसके बाद वहाँ पर नारियल फोड़ा और प्रसाद बांटा और गैंती चला दी। यह बिल्कुल ही अनुचित है। ऐसा पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईंट को ही पूजना है तो ईंट को तो आप कभी भी पूज सकते हो। वास्तव में वहाँ पर वास्तु देवता निवास करते हैं, उनको जागृत करना है, क्योंकि आप जिस मकान में रहने जा रहे हैं वो वहाँ ऊर्जा का केंद्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी ऊर्जा को ही वो मकान खा जाए, आप कुछ सोचते रह जाएं, कर कुछ ना पाएं, बल्कि आप सोचें कम, करें ज़्यादा। ऐसी ऊर्जा आपको आवश्यकता है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ 45 देवताओं की विधिवत पूजा हो और ऊर्जा के जो भी वहाँ केंद्र हैं वो पूर्णतः जागृत हों। ये बहुत पहली प्राथमिकता है जिसको लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, और इसी कारण से लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी मकान में सुखी नहीं है। इसी संबंध में हम अगला वीडियो रखेंगे। तब तक लिए जयराम जी की नमस्कार।